नमस्कार दोस्तों, रोहित है यार। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया है। उस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हु इज द बॉस ऑफ द दिल्ली। नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड द थिंग्स कैटेगोरिकली वेरी क्लियर दैट अरविंद केजरीवाल और द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इज द बॉस ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। Earlier, the lieutenant governor was considered as the boss, but now it has been made very categorically clear that elected government, as of now, Arvind Kejriwal is the boss of the Delhi government. So there is no tussle। अगर आप देखते होंगे कि प्रतिदिन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही होगी कि कौन बॉस, आपने ये मेरा ट्रांसफर कर दिया, आपने ढिमकाना कर दिया, मेरा फलाना कर दिया, पर अब चीजों को बहुत ही व्यवस्थित कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पर हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे कि बीपीएससी का एक जनरल टिल्ट है कि हमेशा वो दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। दिल्ली स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या आर्टिकल उससे एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए यह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो पॉलिटी के दृष्टिकोण से जो इशू है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जो प्रीलिम्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। पर अगर आज आपने मेंस का क्वेश्चन जनरल स्टडी 68 बीपीएससी का देखा होगा तो आपने पाया होगा कि जिस तरह से करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उससे यह लगता है कि आने वाले दिनों में बीपीएससी इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द यूपीएससी। द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं बहुत अच्छे हैं। जो प्रश्न पूछे गए हैं वो दो कैटेगरी में पूछे गए हैं, एक तो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं और एक ट्रेडिशनल प्रश्न पूछे गए हैं। तो ट्रेडिशनल प्रश्न में तो कोई दिक्कत नहीं है। कल ही हमने आपके टेलीग्राम ग्रुप में टैगोर के बारे में डाला था और बोला था कि इस इंट्रो और कंक्लूजन को आप कॉपी कर सकते हैं, सीधा आप उसको चिपका देते, बहुत अच्छा आपका उत्तर हो जाता। जो अपना जनरल स्टडीज पेपर 1 का जो किताब है, अभी उसका हम लोग स्क्रीनशॉट भी डाल देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन ट्रेडिशनल डायरेक्ट आए हैं जो वहां से आप सीधे कॉपी कर सकते थे। पर यह भी सत्य है कि जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका स्तर बहुत अच्छा हो रहा है, जो कि एक मेधावी छात्र के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए उसके आलोक में, मेंस के आलोक में भी इस चीज के एनालिसिस करने की जरूरत है। तो पहले हम लोग पीटी के दृष्टिकोण से देखेंगे, फिर बाद में इसको मेंस के दृष्टिकोण से देखेंगे और चीजों को डिकोड करने की कोशिश कर देंगे। अब देखिए, यहां पर एक चीज तो तय हो गया कि ये बॉस हैं, पर अभी अगर आप देखेंगे कि आप 2-3 चीज को हमेशा देखते होंगे। एक चीज जो आप देखते होंगे कि ये कौन है, ये बनवारी लाल पुरोहित हैं। बनवारी लाल पुरोहित क्या है? बनवारी लाल पुरोहित एडमिनिस्ट्रेटर हैं चंडीगढ़ के। अगर आप इनको देखेंगे तो ये वीके सक्सेना जी हैं। ये क्या हैं? ही इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द दिल्ली। अगर मैं पूछूं तो मनोज सिन्हा जो हैं वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के। ये कौन है? ही इज द ऑनरेबल आर्लेकर सर एंड ही इज द गवर्नर ऑफ बिहार। तो तीनों में अंतर क्या है? एक आप एडमिनिस्ट्रेटर नाम इस्तेमाल करते हैं, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर इस्तेमाल करते हैं और एक गवर्नर इस्तेमाल करते हैं। तो जो होशियार आदमी है बोलेगा कि गवर्नर जो है स्टेट के केस में होता है। तो मेरा आपसे ये पूछना है कि फिर ये बताओ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर तो यूनियन टेरिटरी के केस में होता है और एडमिनिस्ट्रेटर भी यूनियन टेरिटरी के केस में होता है। तो ऐसा क्यों होता है? दोनों में पावर में क्या अंतर होता है? अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि दिस बनवारी लाल पुरोहित सर हैज discretion। when it comes to the discretion, he has no discretion at all. When it comes to the discretion of the lieutenant governor, he is having the medium discretion. We will decode this कि medium discretion का मतलब क्या होता है। And when we come to the governor of the state, he is having the full discretion, my dear friends. तो इस चीज को अगर आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। When I say that the that the administrator is having the no discretion, what does it mean? It means he has to act completely as per the advice of the center. He cannot apply his mind and he has to act as per the advice of the center. When I say center, what does it mean? The center जब हम कहते हैं तो center का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एग्जाम में आपसे यहीं से प्रश्न निकल जाएगा कि मिनिस्ट्री विच इज द नोडल एजेंसी विच डील्स विद द यूनियन टेरिटरी। इट इज द ऑनरेबल अमित शाह, आई मीन द होम मिनिस्ट्री is the nodal agency that deals with the union territory, my dear friends. अगर आप स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट में आप ये पाते हैं कि इनके पास फुल डिस्क्रिप्शन है। फुल डिस्क्रिप्शन मतलब है कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कैबिनेट कहेगा, बिहार के मुख्यमंत्री जी का कैबिनेट कहेगा, उस एड एंड एडवाइस को फॉलो करेंगे। कुछ अपवाद होगा, वह अपवाद 1% से कम होगा जब वो चीजों को रिजर्व करेंगे, बिल को रिजर्व करेंगे राष्ट्रपति महोदय के लिए
बहुत ही कम केस होता है। एडमिनिस्ट्रेटर के केस में आप क्या पाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर के केस में हर बिल को या जो भी चीज है वो 100% सेंटर के एडवाइस पर काम करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के केस में आप देखते हैं कि 50%, मोटा मोटी अंदाजन बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का एक रिपोर्ट था, उसमें यह कहता है कि तकरीबन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है 50% तो एड एंड एडवाइस ऑफ द मुख्यमंत्री जो होता है, कैबिनेट होता है, उसके एड एंड एडवाइस पर काम करता है, पर 50% केस में वह बिल को रिजर्व कर लेता है। किसके लिए? राष्ट्रपति महोदय के लिए बिल को रिजर्व कर लेता है और राष्ट्रपति महोदय जो बोलते हैं उसको करता है। पर यहां पर एक क्लॉज ये निकलता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति महोदय को केवल दिल्ली थोड़ी देखना है, दुनिया भर का उनके पास काम है। अगर आप देखते हैं कि ये राष्ट्रपति महोदय को कोई बिल भेजते हैं कि आप अपना दिशा निर्देश करिए, मार्गदर्शन करिए, और अगर ये पाते हैं कि वो सुटेबल टाइम पर उस पर वो निर्णय नहीं देते हैं, तो उस केस में द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज दिस एल्बो रूम और द डिग्री ऑफ द फ्रीडम टू यूज हिज ब्रेन। तो यहां पर आप क्या पाते हैं कि इनको फुल डिस्क्रिप्शन है स्टेट के गवर्नर को। लेफ्टिनेंट गवर्नर के केस में डिस्क्रिप्शन है, मीडियम डिस्क्रिप्शन है, और एडमिनिस्ट्रेटर के केस में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। ही हैज टू एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ द सेंटर। इन दिस केस इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये चीज को समझ गए हैं तो चीजें आसान होगी। अब हम लोग दिल्ली को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप दिल्ली के बारे में आपसे पूछता है, जैसे बिहार का एक टेंडेंसी है कि आपसे प्रश्न पूछता है कि कौन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है, तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक कानून लाया गया, एक संशोधन किया गया जिसका नाम है 239AA आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया। 239AA आर्टिकल डील्स विद द दिल्ली, जो एनसीटी ऑफ दिल्ली है उससे डील करता है। अब यहां पर क्या होता है, दो तीन चीज को इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बंधु। अब उसको तुम समझने की कोशिश करो। यहां पर अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, अगर यहां पे हमने एक स्लाइड बनाया होगा कि हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, जो ऑनरेबल अरविंद केजरीवाल हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, तो इस क्वेश्चन को इसलिए डिकोड करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके ऑप्शन में दे देगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। आप वहां पर 2 मिनट के अंदर टिक करके आएंगे क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको ओथ दिलाता है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति महोदय इनको अपॉइंट करते हैं। तो फिर आप बोलेंगे कि जो इनका ओथ दिलवाता है वो तो एलजी दिलवाता है। तो आप देखते हैं कि ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, पर प्रेसिडेंट महोदय अपने एक एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करते हैं। उस एडमिनिस्ट्रेटर का नाम, इस चीज को ओथ दिलवाने के लिए या उनके ऑफिस को कैरी करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, उस व्यक्ति का नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के केस में। सो हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, इट इज द प्रेसिडेंट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, नॉट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। इट कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन एंड यू कैन गो रॉन्ग। तो यहां पर स्पष्ट हो जानी चाहिए। और फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है, जो दिल्ली में काउंसिल ऑफ, जैसे अतिशी एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, मनीष सिसोदिया अभी जेल में हैं, कैलाश गहलोत वगैरह ट्रांसपोर्ट वगैरह के मिनिस्टर हैं। दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द दिल्ली इज देन अपॉइंटेड अगेन बाय द राष्ट्रपति by the aid and advice of the chief minister of the Delhi। तो यहां पर बार बार मैं चित्कार मार के बोल रहा हूं कि he is not appointed by the lieutenant governor, he is appointed by the president। अब देखो, दो तीन चीज को और ध्यान से देखने की कोशिश करो। दिल्ली के केस में क्या होता है कि दिल्ली के केस में आप देखते होंगे कि यहां पर विधायक होता है और यहां पर 70 विधायक है एज ऑफ नाउ। उस 70 विधायक में 67 विधायक जो है आम आदमी पार्टी का विधायक है। इसका मतलब कि एक प्रचंड बहुमत की सरकार है। दिल्ली के केस में लेजिस्लेटिव असेंबली है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कानून बनाएगा कि हाउ टू गवर्न द पीपल ऑफ द स्टेट, पर वो 3 चीज पर कानून नहीं बना सकता है। जो पहला इशू है वह लैंड पर नहीं कानून बना सकता है, वह पुलिस के केस में कानून नहीं बना सकता है, वह पब्लिक ऑर्डर के केस में कानून नहीं बना सकता है। बाकी हर इशू पर कानून वो बना सकता है, दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है। जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर एक सुविधा यह है कि वह राज्यसभा में भी अपना नेतृत्व प्रदान करेगी, अपने लोगों की आवाज उसकी राज्यसभा में भी गूंजती है। और राज्यसभा में कितने लोग चुनकर जाते हैं? 3 सांसद चुन के जाते हैं। अपने बिहार में कितने सांसद चुन के जाते हैं राज्यसभा में? 16 सांसद चुन के जाते हैं जो बिहार की आवाज बुलंद करेंगे वहां पर। याद रखना, अब प्रश्न आपके जहन में उठना चाहिए, अगर आप होशियार आदमी हैं, तो क्यों लैंड को अलग रखा गया है? क्यों लेजिस्लेटिव असेंबली यहां पर लैंड को नहीं बना सकता है? इसलिए लैंड पर आप कानून नहीं बना सकते हैं। ये जो लैंड है दिल्ली में, यहां पर राष्ट्रपति रहते हैं, यहां पर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं,
कोई भी मीटिंग होना है दिल्ली में होना है, अगर आप ऐसा कानून बनाते हैं जो कि बहुत ही पैरोकियल माइंडसेट पर है, अगर आप ऐसा कुछ कानून बना देते हैं जो आप चुनाव जीतने के लिए बना देते हैं और राष्ट्र हित को पीछे छोड़ देते हैं, तो इसलिए लैंड को अलग रखा गया है कि लैंड पर जो भी कानून बनाना होगा वह केंद्र सरकार बनाएगा। दिल्ली में ही जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, आपने एक ऐसा कानून बना दिया कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जमीन नहीं खरीद सकता है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि दिल्ली एक स्पेशल केस है जहां पर सेंटर का भी इंटरेस्ट है और स्टेट का भी इंटरेस्ट है। लैंड के केस में अगर हम मानते हैं कि दिल्ली में सारे एम्बेसी हैं, यहां की सरकार जैसे अरविंद केजरीवाल की लड़ाई चलती रहती है आदरणीय प्रधानमंत्री से, आप बोलते हैं कि यहां पर दिल्ली में जितने भी एम्बेसीज हैं आप नहीं खोल सकते, वो राज्य की पूंजी हो गई, राज्य की संपत्ति हो गई। नाउ इट विल कम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद द नेशनल इंटरेस्ट, बट इफ ही इज गिवन द पावर ही कैन फ्रेम द लॉ। अब इशू ये होता है कि लैंड के केस में ये कानून नहीं बना सकते हैं, पुलिस के केस में कानून नहीं बना सकते हैं। क्यों? अगर मानते हैं कि पुलिस दिल्ली सरकार के अंदर आ जाती है, कल पुलिस कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करो, भाई ये तो कियोटिक कंडीशन हो जाएगा, एक कियोस की स्थिति बन जाएगी। इसलिए आप देखते हैं कि पुलिस को अलग रखा गया है राज्य से। आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ट्रांसफर कर रहे हैं 2 मिनट के अंदर, भाई दिल्ली देश की राजधानी है, जब दिल्ली में कुछ चीज होता है तो उसका रेमिफिकेशन पूरे विश्व में फैलता है, इसलिए पुलिस को अलग रखा गया है, जो कि बहुत सही किया गया है। इन्हीं के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं किया गया, वो सबके लिए है। लैंड अलग रखा गया, पुलिस अलग रखा गया, पब्लिक ऑर्डर अलग रखा गया, कि इन 3 विषय को छोड़कर सारे मुद्दों पर दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है वह कानून बना सकती है, जो कि बहुत ही तर्कसंगत है, बहुत ही न्याय संगत है। अगर हम लोग और थोड़ा सा एग्जामिनेशन और द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूजुअली आप देखेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया जिसका नाम है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यह तय कर दिया गया कि जो राज्य में मिनिस्टर्स की संख्या होगा वह 15% से ज्यादा नहीं होगा, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। पर दिल्ली के केस में यह कहा गया कि यहां पर छोटी सरकार है, मात्र 70 सीट है, जैसे बिहार में 243 सीट है, तो यहां पर 15% कहा गया है कि नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। दिल्ली के केस में वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वह 10% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब अगर आप 10% ऑफ 70 निकालते हैं तो मेरे हिसाब से ये 7 आ जाता है, इससे ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकता है। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे 15% और 10% वाला। और ये कौन से एक्ट से आता है? इट इज बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, माय डियर फ्रेंड्स। अब हम लोग प्रीलिम्स वाला एंगल को कवर कर चुके हैं, अब थोड़ा सा हम लोग मेंस वाले एंगल को कवर करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब देखो हुआ क्या, कैसे कैसे स्थिति डेवलप करती है और कैसे कैसे परिस्थिति बदलती है। 2015 में अभी हमने आपको बताया कि दिल्ली के केस में या यूनियन टेरिटरी के केस में बॉस कौन है? बॉस सेंटर है। सेंटर इन द केस अगर हम बोलना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उस पर निर्णय लेती है, वही सारा डिसीजन लेती है इस पर। तो 2015 में होम मिनिस्ट्री एक नोटिफिकेशन जारी करता है, और नोटिफिकेशन जारी करता है कि लैंड पर तो कानून नहीं बना सकते हो तुम, पब्लिक ऑर्डर पे कानून तुम नहीं बना सकते हो, और तुम किस पर नहीं बना सकते हो? लैंड पर नहीं बना सकते, पब्लिक ऑर्डर पर नहीं बना सकते, और पुलिस पर कानून नहीं बना सकते। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली अपना 239 ये कहता है कि इन चीज को छोड़कर सारी चीज पर तुम कानून बना सकते हो। तो एक और उसको अमेंड कर दिया गया और यह कहा गया कि सर्विस पर भी दिल्ली की चुनी हुई सरकार कानून नहीं बना सकती है। इसका मतलब कि जो सर्विस है, तो आपके जहन में प्रश्न उठना चाहिए कि सर्विस में क्या क्या आता है। सर्विस में आपका एजुकेशन एक सर्विस है, हेल्थ एक सर्विस है, और विजिलेंस एक सर्विस है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एक सर्विस है, ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है, पार एक सर्विस है। तो इन इशू पर भी आप कानून को नहीं बना सकते हैं। तो भाई तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली चुना गया है वो क्या वर्क करेगा? आप इस पर बना नहीं सकते, इस पर बना नहीं सकते, इस पर बना नहीं सकते, आप सर्विस पर भी कानून नहीं बना सकते, तो फिर तुम करोगे क्या? तो इट वॉज कंसिडर्ड एज एन असॉल्ट, इट वॉज कंसिडर्ड, कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इट वॉज अ रिवेंजफुल एक्ट। इसको रिवेंजफुल एक्ट जो चुनी हुई सरकार थी वो दिल्ली की सरकार पर इंपोज करती है, क्योंकि ये उनसे लड़ाई कर रहे थे, कुछ लोगों का मानना है। अब जब ऐसा स्थिति बना, तब ऐसी स्थिति में क्या हुई? ये चुनी हुई सरकार ने इसका खूब विरोध किया अपने राज्यसभा सांसदों के थ्रू, और आप देखते हैं कि यहां पर ये हाई कोर्ट चले जाते हैं, बोलते हैं कि इट इज द असॉल्ट ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है, और यहां पर हाई कोर्ट के चले जाते हैं। जब 2016 की स्थिति बनती है तो 2016 की स्थिति में एक अनोखा कंडीशन बन जाता है। हाई कोर्ट क्या कहता है? उसको इस चीज पर डिस्कस करना था। हाई कोर्ट इस पर डिस्कस करके कहता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ही इज नॉट सपोज टू एक्ट एज पर द ईड एंड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आप समझिए, आप दिल्ली की जनता ने एक मुख्यमंत्री को चुना,
अब मुख्यमंत्री जो कहेगा उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बात नहीं मानेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त कौन करता है? केंद्र सरकार। दिल्ली के केस में मोटा मोटी जो नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनको नियुक्त करती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात वीके सक्सेना जी नहीं मानेंगे। तो भाई ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तुम बात नहीं मानोगे, लैंड पर वो कानून बना नहीं सकता, पुलिस पर कानून बना नहीं सकता, पब्लिक ऑर्डर पे कानून बना नहीं सकता। तुमने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप सर्विस पर भी कानून नहीं बना सकते हैं। जो सर्विस के केस में है वहां पर भी दिल्ली सरकार बहुत कुछ नहीं कर सकती है। अब आप देखिए 2016 में हाईकोर्ट क्या जजमेंट दे दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पर एलजी काम नहीं करेंगे। इसका मतलब कि फिर आपने विधायक को चुना क्यों? अब विधायक के पास क्या विकल्प बचता है? कुछ भी विकल्प नहीं बचता है। अब दिल्ली की सरकार तुरंत रिएक्ट करती है और इस हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करती है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जो मिनिमम स्थिति बनती है वह उसको सुप्रीम कोर्ट भेज देती है और सुप्रीम कोर्ट इसमें यह कह रही है 2017 में कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेजने की जरूरत है। आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेजिए और इसको डिकोड करने की कोशिश करिए कि बिकॉज इट इन्वॉल्व द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ। क्योंकि आप यहां पर हाईकोर्ट क्या कह दिया? हाईकोर्ट कह दिया कि वो तो उसके एड एंड एडवाइस को बाध्यकारी नहीं है। और यहां पर डिस्कस क्या करना था? सर्विस। हाईकोर्ट डिसीजन क्या देता है? कुछ अनाप शनाप अपना डिसीजन दे देता है। फिर 2018 में फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट पहले बोलता है कि आपको सर्विस पर डिस्कस करना था, आपने कुछ और डिस्कस कर दिया और इस हाईकोर्ट के ऑर्डर को नल एंड वॉइड घोषित करता है। और 2018 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 5 जज होता है। सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि आपको सामंजस्य बनाकर चलना होगा एंड एलजी इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कहता है कि भाई अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बन रहा है मुख्यमंत्री और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो चुना हुआ व्यक्ति है, चुनी हुई सरकार है। अगर आप चुनी हुई सरकार का बात अगर एक अपॉइंटेड व्यक्ति जो कि सेंटर का एजेंट है, राष्ट्रपति का एजेंट है, अगर वो नहीं मानेगा तो ये चुने हुए व्यक्ति का कोई औचित्य नहीं है। और इस तरह से ये जो डिसीजन है इसको देना था सर्विस पर डिसीजन, दे दिया हाईकोर्ट कुछ और डिसीजन। आपको तो पता ही कि आजकल जुडिशरी क्या करता है। अब पहला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना कि ये जो तुम डिसीजन दिए हो इसको पहले नल एंड वॉइड घोषित किया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट कहा कि भाई तुम इस पर बात करो, सर्विस पर बात करो। तुम चले गए एलजी और मुख्यमंत्री के टसल पर और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसको नल एंड वॉइड घोषित करता है और बोलता है कि दोनों सामंजस्य बनाकर काम करें एंड दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल एड एंड एडवाइस द एलजी और एलजी साहब इनके एड एंड एडवाइस से काम करेंगे। अब देखो सर्विस वाला मैटर तो अभी भी पेंडिंग पड़ गया। सर्विस वाले मैटर पर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं देता है, पर सर्विस वाला मैटर तो 2015 में नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब यहां पर 2019 में एक 2 खंडपीठ बनती है, जस्टिस सिकरी और जस्टिस भूषण का। अब आपके जहन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर यहां पर तो 5 सदस्यीय बेंच बन चुका है, पर यह तो केवल इसके लिए हाईकोर्ट के निर्णय पर बना हुआ था कि हाईकोर्ट यह कह दिया कि एलजी जो है उसके एडवाइस पर काम नहीं करेंगे। पर यह जो सर्विस वाला मैटर अभी भी पेंडिंग था, तो इस सर्विस वाले मैटर को देखने के लिए एक नया बेंच बनता है, वह डबल बेंच बनता है। उसमें जस्टिस सिकरी होते हैं और जस्टिस भूषण होते हैं। यहां पर जस्टिस स्प्लिट हो गया, 1:1 हो गया। आपको पता है कि अगर 3 बेंच का होता है, अगर किसी इशू पर 2 जज एक इशू को बोलते हैं, मानते हैं कि गे मैरिज को बोलते हैं कि जस्टिफाइड है उदाहरण के तौर पर, और एक जज बोलता है कि नहीं गे मैरिज नॉट जस्टिफाइड है, तो वहां पर मेजोरिटी से वोटिंग हो जाती है 2:1। जो 2 जज साथ में हैं उनकी बात को सही मान ली जाती है और वर्डिक्ट को पास कर दिया जाता है। तो 2019 में जस्टिस सिकरी कहते हैं कि सर्विस पर डिसीजन लेने का अधिकार मानते हैं कि दिल्ली सरकार को है। जस्टिस भूषण कहने लगते हैं कि नहीं दिल्ली सरकार को नहीं। अब स्थिति यहां पर बहुत ही अजब बन जाती है कि सर्विस के केस में स्प्लिट हो गया। तो अब क्या हो गया? अब जब स्प्लिट हो गया तो 2023 में इसको फिर बोला गया कि इट इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ, सो इट शैल गो टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनता है तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ है, मिनिमम 5 जज का बेंच होना चाहिए, तभी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ को आप डील करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि मिनिमम जज कितने बैठेंगे तो 5 उनकी संख्या होगी। इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ करते हैं और डीवाई चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि एक्सेप्ट इन द मैटर ऑफ लैंड, एक्सेप्ट इन द मैटर ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, एक्सेप्ट इन द मैटर ऑफ द पुलिस, जो भी सर्विस वाला इशू पर है वहां पर बॉस इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। इसका मतलब कि यहां पर केंद्र कुछ नहीं कर सकती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी करना होगा मुख्यमंत्री करेगा। इसका मतलब कि जितना भी
पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स का ट्रांसफर होगा, ये करेंगे, एजुकेशन सेक्रेटरी का ट्रांसफर ये करेंगे, हेल्थ सेक्रेटरी का ट्रांसफर ये करेंगे, सारे लोगों का ट्रांसफर ये करेंगे। प्रॉब्लम कहां आ रहा था? अगर आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार कुछ नहीं कर सकती है, तो ऐसा होने लगा कि आपको पता है कि यहां पे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री है, जैसे एजुकेशन एक मिनिस्ट्री है जिसको अतिशी जी लीड करती हैं। यहां पर एजुकेशन का जो भी विभाग का इशू है उसको डील कौन करता है, जिसको चलाता कौन है? एजुकेशन सेक्रेटरी चलाता है। एजुकेशन सेक्रेटरी को अतिशी बुलाती हैं अपने मीटिंग में और एजुकेशन सेक्रेटरी टर्न अप नहीं करता है। क्यों नहीं टर्न अप करता है? उसको पता है कि यहां की जो चुनी हुई सरकार है आम आदमी पार्टी और जो केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, दोनों में लड़ाई चलता है, दोनों में एक दूसरे की खींचातानी हो रही है। तो अगर वो देखता है कि एजुकेशन के फील्ड में अच्छा काम हो रहा है तो क्रेडिट कौन लेगा? आम आदमी पार्टी, क्योंकि उसके पाले में है। ये क्या करता है कि एजुकेशन सेक्रेटरी इनके मीटिंग में जाना मना कर देता है। जब मीटिंग में जाना मना करता है तो अतिशी क्या इसको सस्पेंड कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं सस्पेंड कर सकती हैं, क्योंकि ये सर्विस के मैटर है और सर्विस के मैटर एलजी देखता था, नोटिफिकेशन ये कहता है। पर अब क्या होगा? 2 मिनट के अंदर इस एजुकेशन सेक्रेटरी का कान पकड़ के वो बाहर निकाल देंगी। हेल्थ सेक्रेटरी नहीं सुनेगा, कान पकड़ के बाहर निकाल देंगी। केवल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को नहीं हटा सकते हैं, लैंड का जो डीडीए के अध्यक्ष है उसको नहीं हटा सकते हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिसके अध्यक्ष लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकते हैं, और पब्लिक ऑर्डर के केस में छोड़कर पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी को, पीडब्ल्यूडी विभाग के जितने अफसर हैं उनका ट्रांसफर, पोस्टिंग, सारा चीज कौन करेगा? दिल्ली सरकार करेगा, क्योंकि सर्विस अब केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, सर्विस जो है दिल्ली सरकार के अधीन चला गया है। सो दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट एंड कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड्स। अब ध्यान से देखो कि इसके फाउंडेशन ऑफ द जजमेंट में क्या है। पहले हम लोग 2 चीज देखेंगे कि इस पूरे डिसीजन का, इस पूरे जो डिस्कशन हुआ है इसका निष्कर्ष क्या निकला है। अगर आप इसका कंक्लूजन देखेंगे तो हम ये कंक्लूजन में पाते हैं कि दिल्ली इज अ फुल फ्लेज स्टेट। दिल्ली एक कंप्लीटली फुल फ्लेज स्टेट है। केवल 3 चीज को छोड़कर, लैंड को छोड़कर दिल्ली की सरकार नहीं कानून बना सकती, पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर कोई कानून नहीं बना सकती, और पुलिस को छोड़कर कोई कानून नहीं बना सकती। इन तीनों कानून को छोड़कर दिल्ली इज अ फुल फ्लेज स्टेट। ये पूरा कंक्लूजन है, ये आपका निष्कर्ष है, यही दिस इज द फाउंडेशन। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो निष्कर्ष हो गया कि दिल्ली एक फुल फ्लेज स्टेट है 3 चीज को छोड़कर, पर जो जजमेंट दिया गया उसका फाउंडेशन क्या है, उसका आत्मा क्या है, क्यों इस तरह का जजमेंट दिया गया। तो अगर आप आत्मा देखोगे तो चंद्रचूड़ साहब का स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे, जजमेंट पढ़ेंगे, तो वो कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इफ ही इज नॉट गिवन द ऑप्शन टू कंट्रोल इट्स ऑफिसर्स। अगर चुनी हुई सरकार है, हमने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया अतिशी जी को, जनता, दिल्ली की जनता ने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया दिल्ली जी को, अतिशी जी को। अतिशी जी का जो एजुकेशन विभाग है, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल सिस्टम इन दिल्ली। एजुकेशन सेक्रेटरी इनकी बात नहीं सुनता है। जनता किसको चुनी? अतिशी को। अतिशी की बात कौन नहीं सुनता है? एजुकेशन सेक्रेटरी इनकी बात नहीं सुनता है। जनता अकाउंटेबल किसको करेगी? जिसको चुनती है जनता उसको अकाउंटेबल करती है। एजुकेशन सेक्रेटरी तो मिलेगा भी नहीं, पर अतिशी जी को तो चुनाव जीतना है, तो अतिशी जी जनता के पास जाएंगी। अतिशी जी अकाउंटेबल है किसके लिए? जनता के लिए। पर ये जो ऑफिसर है यह अकाउंटेबल है क्या? ही इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीबॉडी। सो इनका कहना है कि इफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इज नॉट गिवन द पावर टू कंट्रोल द ऑफिसर्स, द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी विल बी रिडंडेंट। अगर आप अपने ऑफिसर का ट्रांसफर मानते हैं कि ये बुक का ऑफिसर है, सेक्रेटरी कोई काम का नहीं है, एकदम गार्बेज है और ये कोई काम नहीं करता है, पर इसको ट्रांसफर भी नहीं अतिशी कर सकती हैं, पर जनता अकाउंटेबल किसको करेगी? अतिशी को करेगी, एजुकेशन मिनिस्टर को करेगी, पावर मिनिस्टर को करेगी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को करेगी। But this person is not getting his work done because this fellow is not under his control. He is in the control of the center, LG. So this whole judgment is based upon the prima facie the whole concept of the accountability पर बेस्ड है कि अकाउंटेबल हैं कि नहीं, आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं। अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर ही दिशा निर्देशित करेंगे सर्विस के केस में, हेल्थ के केस में, एजुकेशन के केस में, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के केस में, जो अकाउंटेबिलिटी है विच इज द फंडामेंटल टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस विल गेट डिफीटेड। तो कहने का मतलब है कि अगर इनको आप अकाउंटेबल नहीं करेंगे, ये ऑफिसर्स अकाउंटेबल नहीं रहेंगे, द concept of the accountability which is the foundation stone of any democratic process will get defeated, and hence the Supreme Court has given a landmark judgment. And now who is the boss? Thalaiva is the boss, he is the boss, now he will control everything. अब ये बहाना भी नहीं कर सकते हैं कि फलाना चीज मेरे अंदर नहीं है, चिलाना चीज अंदर नहीं है। यहां तक कि विजिलेंस भी इनके कंट्रोल में आ गया है। विजिलेंस का सेक्रेटरी कौन होगा, कौन क्या करेगा, ये सारा चीज ये तय करेंगे। दिस
Lieutenant Governor is now not the head of the Delhi except land, public order and पुलिस। अब इनका बहुत ही आयाम वृत्त छोटा कर दिया गया है, इनके वृत्त को बड़ा कर दिया गया है। ये एक अच्छा पहल है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। साइनिंग ऑफ फॉर द डे।